गरीब बहू लाई ससुराल में लंगड़ा भाई। अरे बेटा अविनाश, तेरी आगे की पढ़ाई के लिए तो तुझे शहर जाना होगा, लेकिन बेटा तू शहर में अकेला रहेगा कैसे? माँ, मेरी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और फिर पढ़ाई पूरी होते ही मैं वापस लौट आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और ज्यादा दोस्तों की तरफ ध्यान मत देना। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। चलो अब अपना सामान ट्रेन के अंदर रखो और आराम से जाओ। अविनाश अपने पिता और माँ के पैर छूता है और अपना सामान ट्रेन के अंदर रखकर शहर के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा विक्रम और चंदा दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। अविनाश इतना छोटा सा था और आज देखो कितना बड़ा हो गया। अजी आप ही बताओ, अब बच्चे बड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब तो हमारा अविनाश शादी के लायक हो गया है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। विक्रम चंदा की बातें सुनकर मुस्कुराता है और चंदा के साथ वापस घर लौट आता है। वहीं अविनाश ट्रेन में सफर करके शहर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपना हॉस्टल ज्वाइन करता है। अविनाश की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होती है, तभी वो एक दिन फ्लोर पर फिसल जाता है और गिर जाता है, जिसके चलते उसके सभी स्टूडेंट्स उस पर बहुत हंसने लगते हैं। ज्यादा हीरो बनता रहता है, आखिर आज गिर ही गया है ना। देखो तो सही, बेचारे के कपड़े भी गंदे हो गए। अच्छा हुआ आज काम वाली ने गीला पोछा लगाया। ये सुनते ही अविनाश को अपने हॉस्टल की काम वाली के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे ढूंढने लगता है। आज इस काम वाली की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा और बहुत सुनाऊंगा। इतना गीला पोछा कौन लगाता है? ऐसा कहने के बाद अविनाश काम वाली के बारे में सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अविनाश को काम वाली के पास ले जाता है। साहब, ये काम वाली। ओए जरा सुनो इधर। जैसे ही तारा पीछे पलटकर देखती है, उसके सामने अविनाश खड़ा होता है। अविनाश तारा को देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि तारा बहुत ही खूबसूरत थी। वो जो भी तारा को कहने आया था सब कुछ भूल जाता है। जी कहिए, कुछ बात है क्या? कुछ नहीं, बस मैं तो। आपके कपड़े तो सारे गंदे हो रखे हैं, कहीं गिर गए थे क्या? दरअसल हुआ ये कि आपके ज्यादा गीला पोछा लगाने से फ्लोर बहुत ज्यादा गीला हो गया था। अगली बार से थोड़ा सूखा पोछा लगाना। अविनाश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से अविनाश चोरी छुपे तारा को देखने लगता है। वही तारा भी अविनाश को पसंद करने लगती है। कुछ ही समय में दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है, जिसके चलते एक दिन अविनाश तारा से कहता है, कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद मुझे वापस अपने गांव जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। शादी की बात सुनते ही तारा हैरान रह जाती है। क्या कहा शादी? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो, मेरा दिल मत तोड़ो। देखो अविनाश, मेरे सर पर मेरे अपाहिज भाई की जिम्मेदारी है। बचपन में ही माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे, तब से मैं ही अपने भाई की देखरेख कर रही हूँ। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ शादी करके नहीं जा सकती। अरे पगली, इतनी सी बात थी और तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारा भाई शादी के बाद हमारे घर पर ही रह लेगा और फिर हमारा इतना बड़ा घर है, हम इतने अमीर हैं, तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। ये सुनने के बाद तारा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अविनाश और तारा दोनों शादी कर लेते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही अविनाश अपनी पत्नी तारा और उसके अपाहिज भाई के साथ वापस अपने गांव में अपने घर लौट आता है। ये लड़की कौन है और ये लंगड़ा लड़का? अविनाश, तुम इन भिखारियों को घर पर क्यों लेकर आए हो? अरे माँ, चुप हो जाइए। आपके मुंह में जो आ रहा है आप बोले ही जा रहे हो। ये लोग भिखारी नहीं है, बल्कि ये तारा है मेरी पत्नी, और ये जीत है, ये तारा का भाई है। मैं तारा से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए मैंने तारा और उसके भाई की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और आज से ये दोनों इसी घर में रहेंगे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। जैसा मैंने किया आज तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारी माँ भी बहुत गरीब थी और मैंने इस बात की परवाह किए बिना उससे प्यार किया और उससे शादी भी की। आज मुझे तुम पर गर्व है। एक तरफ विक्रम अपने बेटे को शाबाशी दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी माँ गरीब बहू और उसके अपाहिज बेटे को देख मन ही मन कुड़कुड़ाने लगती है। इस लंगड़े को और इस भिखारन को अगर मैंने घर से निकाल नहीं फेंका तो मेरा नाम भी चंदा देवी नहीं।
उस दिन के बाद से चंदा बेचारी तारा और उसके भाई के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। देखो तो सही, अरे तू यहाँ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े ठूस रहा है। क्या तुझे इस घर में कोई काम नहीं दिखाई पड़ता? चल जल्दी उठ और घर में पोछा लगा। बैठकर पोछा तो तू लगा ही लेगा। चंदा पानी की बाल्टी और पोछा लाकर जीत को दे देती है। ठीक है, मैं अभी लगा देता हूँ पोछा। जीत ऐसा कहने के बाद घर में बैठकर पोछा लगाना शुरू कर देता है। जैसे ही तारा ये सब देखती है उसे बहुत बुरा लगता है। अरे भैया, तुम पोछा क्यों लगा रहे हो? ये सब तुम्हें करने के लिए किसने कहा? कुछ नहीं बहन, मैं बोर हो रहा था तो सोचा कि कुछ काम ही कर लूं। तारा अपने भाई को सहारा लगाकर कुर्सी पर बिठा देती है, जिसके बाद तारा खुद ही घर में पोछा लगा लेती है। ऐसे ही हर एक दिन चंदा तारा और उसके अपाहिज भाई के ऊपर बहुत जुल्म करती है और घर के सारे काम उन दोनों से नौकरों की तरह करवाती है। एक दिन तारा और जीत दोनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जिसके चलते उन्होंने घर का एक भी काम नहीं किया होता है। हे भगवान, पूरे घर को नर्क बनाकर रखा है। कहाँ गए ये दोनों के दोनों? आज इनकी खैर नहीं। चंदा तारा और जीत के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे ये घर क्या हवा पानी से चलता है जो तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो? फौरन उठ खड़े हो जाओ और घर के काम करो। आप मेरी बहन से काम मत करवाइए, उसे बहुत तेज बुखार है। वो तो बेचारी होश में भी नहीं आ रही है। उसके बदले में घर के सारे काम मैं कर दूंगा। जीत की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बहन के चलते घर के काम लंगड़ाते हुए करने लगता है। ऐसे ही अविनाश बाजार से दवाई लेकर आता है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तारा के भाई जीत के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेता है। मेरे ना होने के चलते इस घर में जीत के साथ इतना अत्याचार हो रहा था। इसका मतलब यह है कि आप तारा के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार करती होगी ना माँ? मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। आपको जरा भी इस बेचारे के ऊपर तरस नहीं आई? ये खुद एक अपाहिज है और आपको इसकी मदद करनी चाहिए थी, तो आप इससे काम ही करवा रही हो। इन नाली के कीड़े मकोड़ों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू इन्हें घर से निकाल दे बेटा। मैं तेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में करवाऊंगी। वाह माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि आपकी सोच ऐसी है। बस अब बहुत हुआ माँ। मैं अपनी पत्नी तारा और जीत को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं उनके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, प्लीज। ऐसा कहकर अविनाश तारा और जीत को अपने साथ लेकर जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं अविनाश के जाने के बाद चंदा को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाती है। संदीप एक कमरे में जाता है जहां पर एक लड़की घूंघट में बैठी हुई होती है। मेरा नाम संदीप है, तुम्हारा नाम क्या है? चंदा अपना घूंघट ऊपर करती है और संदीप को देखकर हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर संदीप को बहुत अजीब लगता है। हमरा नाम है गंगा, तुम्हारा नाम गोबर है क्या? ये सुनकर संदीप को गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी चलिए यहाँ से, मुझे लड़की पसंद नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा क्या हो गया जो? तभी गंगा बाहर आती है। मुझे इस गवार से शादी नहीं करनी, चलिए मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। संदीप अपनी माँ और अपने पिता को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेशमा गंगा से कहती है, हे भगवान, तो हम इतने गरीब हैं और ऊपर से इस लड़की का रिश्ता ही नहीं हो रहा है। जब गोबर जैसे पति ढूंढोगी तो रिश्ता कहाँ से होगा? गंगा के ऐसे बर्ताव की वजह से उसके कई सारे रिश्ते पहले भी टूट चुके थे, लेकिन उसकी माँ रेशमा बहुत गरीब थी और वो हार नहीं मानती है। वो गंगा की कुंडली पंडित के पास ले जा रही थी कि तभी रास्ते में उसी गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। अरे बहन रेशमा, कहाँ जा रही हो? पंडित जी के पास जा रही हूँ अपनी बेटी की कुंडली लेकर। तेरी गवार बेटी को कोई पसंद नहीं करेगा। सावित्री की बात सुनकर वहाँ खड़ी औरतें हंस पड़ती हैं, लेकिन रेशमा उन्हें नजरअंदाज करके पंडित के पास पहुँच जाती है। सही समय पर आई हो। आज ही मेरे पास एक लड़के का रिश्ता आया है। उन्हें गरीब घर की लड़की चाहिए, कहो तो बात आगे बढ़ा देता हूँ। अरे पंडित जी ने की और पूछ पूछ। ये सुनते ही रेशमा बहुत खुश होती है। वहीं पंडित फौरन ही दोनों परिवारों में रिश्ते की बात शुरू कर देता है, जिसके चलते दोनों परिवारों के बीच में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है
जिस दिन गंगा विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी सास कोकिला उसका गृह प्रवेश करती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ। साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में पधारी है और यही गवार लक्ष्मी माता हमें खूब सारा धन भी देंगी। गंगा गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती, जिसके बाद समायरा उसे सभी औरतों के पास उसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठा देती है। बहू तो बहुत अच्छी है और सुंदर भी है। ये ले बहू, मेरी तरफ से तुझे मुंह दिखाई की रस्म में ये पायल, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, कितनी प्यारी पायल है, ये तो बहुत खूबसूरत है, इसको मैं अभी पहन लेती हूँ। गंगा उस पायल को अपने गले में पहन लेती है, जिसे देखकर रेखा और बाकी सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे बहू, इसे गले में नहीं पहनते, इसे तो पैरों में पहना जाता है। अरे माँ जी, क्या फर्क पड़ता है कि मैं ये पायल पैरों में पहनूं या फिर गले में? गंगा की ऐसी बातों पर सभी औरतें हंसने लगती हैं। ये सब देखकर नताशा कहती है, अरे वाह समायरा, तेरी भाभी तो पूरी गवार है। कहाँ से ढूंढा तुमने अपने भाभी को? इसका क्रेडिट तो माँ को जाता है। अरे वाह माँ, आपको तो बहू चुनने का अवार्ड मिलना चाहिए। अब देखना, मेरा ये सौतेला बेटा बहुत जल्द अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा और उसके बाद मैं सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे अविनाश के नाम कर दूंगी। इंद्रजीत कोकिला का सौतेला बेटा होता है, लेकिन वो अपने दिमाग और अपनी समझदारी से बहुत आगे होता है। उसने बहुत कम समय में मार्केट में अपना दबदबा खड़ा कर दिया था। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। कोकिला उसे इंद्रजीत के कमरे में ले जाती है। आज से ये कमरा तुम्हारा है और तुम यहीं रहोगी। इस वाली अलमारी में तुम्हारी पहनने के सभी कपड़े हैं और यहाँ गहने भी हैं। अगर कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। गंगा इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और गहने देखकर उन्हीं के अंदर खो जाती है, जिसके चलते कोकिला उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में इंद्रजीत वहाँ आ जाता है और वो गंगा को इतना खुश देखकर उसी से पूछता है, यहाँ पर अलमारी को खोलकर इतनी खुश क्यों हो, क्या मैं जान सकता हूँ? जरा ये देखो, कितनी सारी साड़ियां हैं और कितने सारे गहने। अगर महीना भर भी पहनूंगी तो भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन गांव में तो मेरे पास एक फटी हुई साड़ी थी जिसे मैं हमेशा पहना करती थी। गंगा की बातों से इंद्रजीत को इतना समझ आ जाता है कि वो कितने गरीब घराने से है। मेरी सौतेली माँ ने तुम्हें मेरे लिए चुना है तो शायद कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरी पत्नी बनने के लायक तो नहीं हो तुम। फिर भी तुम इस कमरे में रह सकती हो। इंद्रजीत अपना तकिया और चादर उठाकर टेरेस पर सोने चला जाता है। जब सवेरा होता है तो कोकिला इंद्रजीत को छत पर देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, इंद्रजीत यहाँ छत पर सो रहा है? उसे तो अपने कमरे में होना चाहिए। अगर गंगा उसे अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं पाई तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे होगी? कोकिला गंगा को बहुत समझाती है, लेकिन गंगा सिर्फ वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। एक दिन वो घर के नौकर को इंद्रजीत के कपड़े प्रेस करती हुई देख लेती है। तुम ये क्या कर रहे हो? लाओ मैं कर देती हूँ। मेरे पति के कपड़े इस्त्री करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गंगा नौकर को वहाँ से भेज देती है और खुद कपड़ों पर इस्त्री करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान गंगा से इंद्रजीत की सबसे फेवरेट वाली शर्ट जल जाती है। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है और उसे देख लेती है। अरे ओ गवार की बच्ची, एक तो तू उस गरीब लीचड़ खाने से आई है, ऊपर से तूने इंद्रजीत की सबसे फेवरेट वाली शर्ट भी जला दी। कहाँ तुझे उसके दिल में जगह बनानी थी और कहाँ से उसकी नफरत का शिकार हो रही है। अरे शर्ट जल गई तो क्या हो गया माँ जी, देखो इसे अभी भी पहना जा सकता है। ये तो सिर्फ पीछे से ही जली है और पीछे तो हमारे पति इंद्रजीत का कोट भी आ जाएगा। गंगा की बातें सुनकर वो बड़बड़ाते हुए जाने लगती है। इस गवार का कुछ नहीं हो सकता। लो जी लो, कर लो बात। इस घर में तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। अब मैं ही इंद्रजीत को ये शर्ट पहना कर ही रहूंगी। गंगा शर्ट इंद्रजीत के पास ले जाती है और पहना भी देती है। ये आपकी फेवरेट शर्ट है, इसका मतलब हम इसे फेंक नहीं सकते, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर कोट पहन लीजिए। जैसे जैसे गंगा कहती है इंद्रजीत वैसे ही कर लेता है, क्योंकि गंगा की मासूमियत के आगे इंद्रजीत कुछ नहीं कर पाता। ये सब कोकिला छुप कर देख लेती है और बहुत खुश होती है। आखिरकार वही हो रहा है जैसा कि मैं चाहती थी।
कोकिला वहां से चली जाती है और एक दिन वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर गंगा को पकड़ा देती है और उससे कहती है, तुम्हें ये सारे पेपर इंद्रजीत की फाइल में लगाने हैं। इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जी माँ जी, जैसा आप कहें। गंगा उन पेपर को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन चलते चलते उसे रसोई से बहुत तेज खुशबू आती है, जहाँ इंद्रजीत अपने लिए नाश्ता बना रहा होता है। अरे वाह, आप तो बावर्ची निकले। आपने ये काम कब से शुरू कर दिया और आपको यहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? गंगा की बातें सुनकर इंद्रजीत को हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए नाश्ता देता है और उसके हाथों में पेपर देखकर उसी से पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में पेपर किस चीज के हैं? ये माँ जी और मेरा टॉप सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। गंगा इंद्रजीत के हाथों का बना हुआ खाना खाते हुए प्रॉपर्टी के पेपर में इंद्रजीत का खाना पैक कर देती है, जिसके बाद इंद्रजीत अपना लंच अपने ऑफिस में ले जाता है। जैसे ही वो लंच खोलता है, उसे लंच बॉक्स में प्रॉपर्टी के पेपर नजर आते हैं, जिन्हें वो निकाल कर पढ़ लेता है। वो वापस घर आकर इसके बारे में गंगा से पूछता है। मुझे नहीं पता, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, सब मुझे गवार कहते हैं, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। मुझे तो ये पेपर माँ जी ने दिए थे। गंगा के गवारपन की वजह से इंद्रजीत के सामने उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच आ जाता है। वो अपनी सौतेली माँ को माफ नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद वो गंगा की दिमागी हालत का इलाज करवाता है, जिसके बाद गंगा भी नॉर्मल हो जाती है। गंगा के साथ जीवन को जीने लगता है और वो खुशी खुशी उसके साथ रहने लगता है। मेघा ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसका मन इसी डर में घुला जा रहा था कि कहीं उसकी सास कौशल्या उसे उसके काले रंग के कारण ठुकरा न दे। इसलिए मेघा मन ही मन कहती है, हे भगवान, मेरे मायके का घर आंगन में पीछे छोड़ आई हूँ। अब मेरा ससुराल ही मेरा सहारा और मेरे रहने का ठिकाना है, मगर डरती हूँ कि कहीं मेरे काले रंग के कारण मेरा घर बसने से पहले ही मत उजाड़ देना। मेघा के चेहरे पर उभरी हुई चिंता को देखकर उसकी सास कौशल्या कहती है, मेघा बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को घर में गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी, आज से तू इस घर का हिस्सा है बहू। हमारे छोटे से संसार में तेरा स्वागत है। अपनी सास की बातों में भरी मिठास देखकर मेघा के मन का डर मिट जाता है, मगर पूरी रात मेघा को अभी भी यही डर खाए जा रहा था कि उसकी सास का सुलझा स्वभाव सच है या झूठ। इसलिए मेघा ससुराल में पहले दिन को सोचकर सारी रात जागती रह जाती है और सुबह के 5 बजे उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा करती है और भजन गाती है। ये सुनकर ससुर शंकर और सास कौशल्या और आनंद वहां आ जाते हैं। अरे वाह मेघा बहू, कितना मीठा गाती हो। तुम्हारे गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का वास है। अजीब बस करो, नजर मत लगाओ मेरी बहू को। भगवान करे मेरी बहू को दुनिया की हर खुशी मिले। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बता दीजिए क्या बनाना है। कौशल्या बहू, जो तेरा मन हो वही बनाकर खिला दे। मेघा सभी के लिए मेवे डालकर खीर बनाकर सभी को खीर परोसती है, जिसे खाकर सभी मेघा की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह मेघा बहू, एकदम अमृत जैसी खीर बनाई है तूने, खाते ही मुंह में घुल गया। ये ले तेरा शगुन। सच में मेघा, खीर बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लो तुम्हारे लिए। जहां मेघा का ससुर शंकर उसे पैसे का लिफाफा देता है, वहीं उसका पति आनंद उसे साड़ी गिफ्ट करता है। तभी कौशल्या मेघा को हीरे का 9 लक्खा हार देती है। ये ले बहू, तेरी सास की तरफ से ये उपहार। माँ जी, मेरे लिए आपका और ससुर जी का आशीर्वाद ही बहुत है। वैसे भी ये हार मेरे काले रंग पर अच्छा नहीं लगेगा। खबरदार बहू, आज तो तूने ये बात कह दी, मगर फिर कभी ना कहना। इंसान की पहचान उसके सूरत से नहीं बल्कि सीरत से होती है। आज से ये तिजोरी की चाबी तेरी जिम्मेदारी है। एक दिन के अंदर ही कौशल्या अपनी बहू मेघा पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मेघा अपने ससुराल में ढल जाती है। कौशल्या अपनी बहू मेघा को उसके काले रंग के साथ ना सिर्फ अपनाती है बल्कि उसको माँ की तरह बड़े ही प्यार से रखती है। एक दिन कौशल्या मंदिर से लौट रही होती है, तभी वो सीढ़ियों पर एक गरीब औरत को गजरा बेचते हुए देखती है। मेम साहब, गाजर खरीद लो, मुझ गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। सुबह से कड़ी धूप में बैठी हूँ, एक भी गाजर नहीं बिका है। गजरा देखकर कौशल्या को अपनी बहू मेघा का ख्याल आ जाता है और वो खुश मन से गजरा खरीद कर घर आती है। सासू माँ, आप आ गई।
बस अभी आई हूँ बहू, ला मैं तेरे बाल बना देती हूँ। कौशल्या बड़े ही प्यार से अपने बहू के बाल बनाकर उसमें गजरा लगा देती है। अपने लिए सास का प्यार देखकर मेघा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, सासू माँ, अगर हर घर में बहू को आप जैसी सास मिल जाए तो उन्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस ना हो। अचानक मेघा की आंखों के आगे उसके मायके की यादें झांकने लगती है। आह माँ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो माँ। तुझे छोड़ दूं काली कलूटी, काम चोर कहीं की, रोज रोज रोटियां जला देती है। आज मैंने भी तेरी हथेली का कबाब कोरमा नहीं बनाया तो मैं भी तेरी सौतेली माँ नहीं। मेघा दर्द में छटपटाते हुए अपनी सौतेली माँ के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर शालू उसका हाथ जलाकर छोड़ती है, जिसके बाद मेघा अपने जले हुए हाथ के दर्द के मारे छटपटा कर रोने लगती है। पिताजी, माँ, आखिर आप दोनों मुझे सौतेली माँ के सहारे क्यों छोड़ गए? वो और मयंक मुझ पर रोज रोज जुल्म ढाते हैं। मेघा की माँ ममता मेघा को जन्म देते वक्त मर जाती है, जिस पर नन्ही सी बच्ची बिलक बिलक कर रोती है। निर्मल मेघा को संभालने की बहुत कोशिश करता है, मगर ममता की मौत के बाद वो खुद भी टूट जाता है और मेघा के लिए माँ ले आता है। शालू, ये मेरी बेटी मेघा है, अब तुम ही मेघा की माँ हो। अजी आप चिंता मत करो, मैं जिंदगी भर मेघा की माँ बनकर रहूंगी। शालू बड़ी ही सफाई से निर्मल के सामने नन्ही सी मेघा को गोद में उठाकर झूठा दिखावा करती है और निर्मल के काम पर चले जाने के बाद मेघा को जमीन पर पटक कर कहती है, कितनी काली है, इसका काला रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं झेल सकती। शालू मेघा के काले रंग के कारण उसे कड़ी धूप में तपे हुए जमीन पर सुला देती है। मेघा भूख के मारे रोते रोते सो जाती है। तभी निर्मल को आता देखकर शालू उसे गोद में उठा लेती है, मगर शालू मेघा को मारने के लिए बहुत से जाल बुनती है और कुछ समय बाद शालू गर्भवती होकर एक गोरे से बेटे को जन्म देती है। इस बीच मेघा 5 साल की हो जाती है। माँ, मैं मुन्ना के साथ खेल लूं? खबरदार, जो तूने अपने काले हाथों से मेरे मुन्ना को छुआ भी तो। चल जा, रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें मांज। मेघा रोते हुए रसोई में जाकर बर्तन मांजने लगती है। हर दिन के साथ मेघा के प्रति शालू का सौतेलापन बढ़ता ही चला जाता है, मगर एक दिन निर्मल ये सब कुछ देख लेता है और अपने गलत फैसले के कारण निर्मल को बड़ा सदमा लगता है और वो मर जाता है। अब मेघा बिल्कुल अनाथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी सौतेली माँ शालू मेघा को नौकर बनाकर रखती है। इसी के साथ मेघा बड़ी हो जाती है। मेघा, अरे ओ मेघा। क्या हुआ मयंक मेरे भाई? मैं तुझ काली का भाई नहीं, मुझे साहब बुलाया कर। चल जल्दी से मेरे जूते साफ कर, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मेघा जमीन पर बैठकर मयंक का जूता पॉलिश करती है। मयंक के चले जाने के बाद मेघा कहती है, माँ, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। आपने मुझे 12वीं भी नहीं कराई है, कम से कम मुझे 12वीं तो करा दीजिए। तेरा बाप मेरे लिए पैसों का पेड़ नहीं छोड़ गया और मेरे पास इतने फ्री फोकट के पैसे नहीं जो मैं तुझ काली कलूटी पर खर्च करूँ। अब तू अपने ससुराल जाएगी। अपनी सौतेली माँ के फर्क पर मेघा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, माँ, आखिर आप मेरे साथ इतना सौतेलापन क्यों करती हैं? मयंक को आप हर हफ्ते नए कपड़े दिलाती हैं, उसे 10,000 20,000 जेब खर्च भी देती है, क्योंकि मयंक मेरा सगा बेटा है और तू मेरी सौतेली बेटी। तू बस मेरे लिए बोझ है जिसे मैं अब और नहीं ढोने वाली। उस दिन से शालू मेघा की शादी के लिए रिश्ते देखने लगती है। कौशल्या मेघा का टूटा मन देखकर उसे पसंद कर लेती है। बहन जी, मुझे मेघा पसंद है। भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। आप बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। ये सुनकर शालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इससे सस्ता सौदा और क्या होगा कि इस काली कमली के लिए एक पैसे का दहेज नहीं देना पड़ेगा। और शालू मेघा की शादी कौशल्या के बेटे आनंद से कर देती है और ससुराल आकर मेघा को अपनी सास से वो सभी खुशियां मिलती है जिन खुशियों की वो हमेशा से हकदार थी। आखिर में मेघा उन यादों से बाहर आकर कहती है, मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं की, मगर मेरी सास होकर भी आपने मुझे सगी माँ बनकर बेटी से बढ़कर प्यार दिया। मेरी सौतेली माँ से बढ़कर मेरी सगी सास है। मेघा बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है और घर की लक्ष्मी जब रोती है तो तकदीर रूठ जाती है और सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, मगर सच्चे रिश्ते हर सुख दुख में साथ होते हैं। जहां मेघा की सौतेली माँ जिंदगी भर मेघा को उसके काले रंग के लिए कोसती रही, वहीं कौशल्या ने मेघा के मन में झांका और उसे बहू बनाकर सारी खुशियां दी। मेघा आज अपने ससुराल में बहुत खुश थी
जिंदगी की कठिन कसौटी में कई बार खून के रिश्ते दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं।